आज का हमारा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल, धातु व अधातु। देखो मेटल क्या होते हैं। धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। मेटल पारा Hg द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है। सीजियम व गैलियम धातु जो हथेली पर लेते क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कौन से? सीजियम और गैलियम, ये दो धातु ऐसे होते हैं अगर आप हथेली पर इनको लेते हो तो ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। जो शुद्ध रूप होगा ना धातु का, वो कैसी होगी, चमकदार होगी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा क्या होगी, लश्यर होगी। धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक या मेटालिक लश्यर कहा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लैटिनम है, और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इससे फाउंटेन पेन की निब की टिप जो होती है वो बनाई जाती है। ठीक है। फाउंटेन पेन जो हम यूज करते हैं, पेन उनकी जो निब के आगे जो आपको बिल्कुल गोल सर्कल सा दिखाई देता है, वो किस चीज का बना होता है, वो प्लैटिनम का बना हुआ होता है। धातु में तन्यता यानी कि डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। धातु के पतले तार जो है खींचने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। यानी कि धातु, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको खींच कर क्या बनाई जाती है, उनकी वायर बनाई जा सकती है। तो वो कैसा गुण होता है, डक्टिलिटी का, यानी कि तन्यता का गुण होता है। सोने में देखो सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार जो है बनाया जा सकता है। इसलिए अपन कहते हैं 1 ग्राम सोने से हमें ये चीज बनवानी है। कोई भी आप आइटम बनवाना चाहते हो, वहां जाकर जो सुनार के पास, वो बना देगा आपको 1 ग्राम सोने में। क्योंकि देखो 2 किलोमीटर लंबी तार जब इससे खींची जा सकती है तो गहना क्यों नहीं बनाया जा सकता, है ना। धातुएं उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। और जिसमें से चांदी कैसी होती है, सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। मरकरी व लेड उष्मा के कुचालक होते हैं। मरकरी और लेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। धातु के गलनांक व कथनांक होते हैं वो अधिक होते हैं, क्योंकि इनके गलनांक बिंदु अगर आप देखोगे तो जब इनको एस से अलग किया जाता है ना धातुओं को, तो इनको बहुत ज्यादा जो है वो गलनांक, इनका बिंदु बहुत ज्यादा होता है। इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर जो ये अलग होते हैं। तो इनका गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु दोनों ही अधिक होते हैं। धातुएं सतह से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। धातुएं जब सतह से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है ना, उसे क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। जैसे कि आप घंटी बजाते हो, स्कूल की घंटी जब बजती है ना, तो जो आवाज उसमें से निकलती है टकराने से, वो कैसी होती है, उसे सोनोरस कहा जाता है। मोटर गाड़ियों की जो नंबर प्लेट या विज्ञापन बोर्ड होते हैं उनमें रेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वो क्या करती हैं, चमकती हैं। रेडियम धातु होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और इरिडियम है। कठोर धातु प्लैटिनम है। नरम धातु सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जिनको चाकू से भी आप आराम से काट सकते हो। विषैले तत्व कौन से होंगे, प्लूटोनियम है, जिसे Pu लिखा जा सकता है। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम है। पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग जो देता है, उसके अंदर कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। पारे को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से कभी ये जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर आप पारे को देखोगे ना, तो आपको कभी कभी सिल्वर कलर का भी दिखाई देता है। हल्की सी सिल्वर कलर की लाइन आपको उसके अंदर दिखाई देगी। क्विक सिल्वर भी कहा जाता है इसको। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर में किया जाता है। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। टंगस्टन धातु, अगर आप पुराने बल्ब जो होते हैं ना, आपने अगर देखा हो कांच के जो बल्ब थे, उनके अंदर आपको एक वायर दिखाई देगी जो चमकती है। ठीक है। वो किस धातु की बनी होती है, वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा धातु जो है वो कहा जाता है। एक बार दोबारा से देख लो ये सारे के सारे। देखो धातु सतह से टकराने पर जो आवाज निकलती है वो कौन सी होती है, सोनोरस होती है। मोटर गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है, विज्ञापन बोर्ड होते हैं ना, जिनकी वो क्या होते हैं, अक्सर चमकते रहते हैं। ठीक है। जरा सी लाइट पड़ने पर वो चमकेंगे, तो वो किस वजह से होते हैं, वो रेडियम की वजह से होते हैं। उस धातु का प्रयोग किया जाता है उस पर लिखने के लिए। फिर देखो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ठीक है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम या इरिडियम है। कठोर धातु प्लैटिनम है। नरम धातु सोडियम और पोटेशियम है। नरम धातु का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कई बार तो वो दोनों नाम दे देता है, कई बार दोनों में से एक ही देता है। विषैला तत्व कौन सा है, प्लूटोनियम। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है, एलिमेंट, टेक्नीशियम। पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशु धातु कहा जाता है। फिर है अधातु यानी नॉन मेटल। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। वो तो किसमें पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल एक ही था जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, कौन सा था, पारा था।
फिर देखो ब्रोमीन एक ऐसी एकमात्र अधातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन ही होता है जो कि किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। हीरा सबसे कठोर अधात्विक पदार्थ है, ये धातु में नहीं आता है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर अधात्विक पदार्थ होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा माना जाता है। फिर देखो महत्वपूर्ण अधातुओं के गुण है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सल्फर या गंधक। यदि तांबे को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो तांबे के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तांबे को किसके साथ गर्म करने पर जो उसके गुण नष्ट हो जाएंगे, सल्फर के साथ। तांबे को सल्फर का नाशक कहते हैं, इसे उसे तो नाशक कहेंगे, उसके गुण ही खत्म हो जाएंगे तो मतलब ही नहीं है तांबे का। अतः इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, गंधक कहा जाता था। लहसुन, सरसों के तेल, प्याज की गंध का कारण क्या होता है, सल्फर ही होता है। इनके अंदर जो तेज गंध आती है ना प्याज में, लहसुन में, तो वो क्या होती है, सल्फर के कारण होती है। सल्फर का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, लहसुन है, सरसों, ये प्याज है, प्याज को अगर आप काट कर जो कमरे के अंदर रखोगे ना, तो जितने भी बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह होते हैं ना, वो उनको सबको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आप सुबह तक देखो तो वो पूरा काला हो जाता है प्याज। तो वो क्या करता है, प्याज जो होता है वो उसको पूरा जो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है कीटाणु को। किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर सल्फर जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। फिर है फास्फोरस, यह अंधेरे में चमकता है। फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है क्योंकि वायु में क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है, ठंडे पानी में रखा जाता है। ठंडा पानी, एफ से फास्फोरस है और एफ से क्या बन जाएगा, फ्रीज है। तो फ्रीज में कौन सा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। तो फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है। फिर देखो लाल फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, माचिस बनाने में किया जाता है। फिर नाइट्रोजन, तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी होती है, 78% पाई जाती है। चिप्स की थैलियां, जो आप चिप्स खाते हो, ठीक है, जो लेज के या अंकल चिप्स, ये चिप्स की जो थैलियां होती है, उनके अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे वो खराब नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। फिर देखो अन्य में आ जाता है, सोडियम को कैरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, सोडियम जो होता है उसको किसमें सुरक्षित रखेंगे, कैरोसिन के अंदर जो है उसको रखा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है वो कौन सी है, ऑर्गन होती है, और 0.9% जो होती है पाई जाती है। हीलियम भी अक्रिय गैस का ही उपयोग है, जो वायुयान के टायर में, मौसम संबंधी जानकारी में, गुब्बारों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है नियोन गैस का उपयोग, वायुयान को हवाई अड्डों पर लैंडिंग करते समय होम सिग्नल देने में किया जाता है। किस गैस का प्रयोग, नियोन गैस का प्रयोग। इसके अलावा जो देखो, इसके अलावा कई तरह के वो जो जीत जाते हैं, जैसे कई, जैसे जाते हैं ना कैंप वगैरह के अंदर जाते हैं, तो वो कई तरह के फायर करते हैं ना जैसे, तो उसके अंदर क्या है, इंडिया का मैप बन जाता है। जैसे जिस गैस से वो आपको हवा में उड़ती दिखाई देती है गैस, कलरफुल गैस जो होती है वो नियोन गैस होती है। ठीक है, तो फिर है ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प जो होती है वो ऑर्गन काम में लेते हैं उसके अंदर। अक्रिय गैस है हीलियम, नीलियम, नियोन, ठीक है, ऑर्गन और जिनॉन। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी हैं, अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन देखो क्या होता है, कार्बन एक अधात्विक तत्व होता है, ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमेशा 6 ही होता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, सी से इसको अपन लिखते हैं। कार्बन में देखो, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप माना जाता है, कौन, हीरा। विद्युत का कुचालक होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सब आपने पढ़ा हुआ है पहले। हीरे का चमकना प्रकाश का किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हीरे का चमकना जो किसके कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है, कैरेट में किया जाता है। इसके अलावा जो है वो सोने का मापन जो है वो भी किसमें किया जाता है, वो भी कैरेट में ही किया जाता है। उपयोग देखो, कांच को काटने में कटर के रूप में करते हैं, चट्टानों, पत्थरों, इनको भी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मशीनों में जो है इस हीरे को लगाया जाता है। फिर देखो ग्रेफाइट है, लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। जो लीड होती है ना पेंसिल की, वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसीलिए क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लकड़ी का कवर लगाया जाता है पेंसिल के ऊपर। शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर है फुलरिन, यह कार्बन का नवीनतम खोजा गया रूप होता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ग्रेफाइट को पिघलाकर जो है वो इसका निर्माण किया जाता है। इसमें कार्बन के कम से कम 60 परमाणु आपस में जो बंध बनाते हुए फुटबॉल जैसी पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। इसे कार्बन 60 भी कहा जाता है। कार्बन 60 के नाम से कई बार आ जाता है कि कार्बन 60 किसको कहा जाता है, फुलरिन को कहा जाता है। बनेगा हमेशा षटफलक,
ठीक है, 6 ही बनते हैं, ये इस तरह से बनता है ना, जैसे नीचे से यहाँ से बन जाएगा और फिर ऐसे 6 फलक जो बनते हैं, यही फलक आगे बनकर क्या बन जाएंगी, 60 परमाणुओं की संरचना बनेगी, जो क्या बन जाती है, वो C60 कहलाती है, और फुल रिंग जो होती है वो बनाई जाती है, ग्रेफाइट को पिघला कर इसको बनाया जाता है। फिर है चारकोल, यह कार्बन का कैसा रूप होता है, अशुद्ध रूप माना जाता है। लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर कास्ट चारकोल जो है वो पर्याप्त किया जाता है लकड़ी का। कास्ट चारकोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वस्तुओं को जलाने में, बारूद बनाने में जो है चारकोल का प्रयोग किया जाता है। फिर एक कोयला, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, मैंने आपको जियोग्राफी में भी बहुत अच्छे से कराया हुआ है। बिटुमिन सामान्य कोयला कहलाता है, एंथ्रेसाइट उच्च कोटि का कोयला होता है, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है, और पिट जो कोयला होता है सबसे निम्न स्तर का होता है। तो ये आपको इसमें भी याद रखना है और जियोग्राफी में भी याद रखना है, तो दोनों में ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फिर एक कार्बनिक यौगिक, इसके अंदर मेथेन, एथेन, इनके हमेशा CH4 C2H4 ये पूछे जाते हैं इनके। मेथेन क्या है, गोबर गैस रहती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से प्राप्त होती है। सब्जियां वगैरह जो छिलके होते हैं उनको आप क्या करो, उनको आप बंद कर कर जो हो पानी के अंदर डालकर जो उसको छोड़ दो, कम से कम 4 से 5 दिन छोड़ दोगे तो उसके अंदर एक अजीब सी गंध आने लग जाती है, जो किस चीज की होती है, मेथेन की होती है। और वो हमारी जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनके छिलके क्या करें, फेंकने की बजाय जो है उनसे आप क्या कर ले, उनसे जो है वो एक खाद के रूप में उनका प्रयोग ले। चावल के खेतों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, रंगहीन, गंधहीन व ज्वलनशील गैस होती है एथीन, एथिलीन, C2H4। पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी की टेस्ट सीरीज में मैंने दिया भी था, ठीक है। जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के अंदर जो है वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। उसी के अंदर एक ऑप्शन और भी था, जिब्रेलिन का था। वो जिब्रेलिन किसके लिए, जो जिब्रेलिन है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, फलों के आकार को बढ़ाने के लिए जो उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एथिलीन किसके लिए किया जाता है, उनको पकाने के लिए। जो कच्चे फल होते हैं ना उनको क्या तोड़ लिया जाता है और उसके बाद जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का, जिससे क्या किए जाते हैं, वो अपने आप पक जाते हैं बाद में, ठीक है। कई आपने देखे होंगे फ्रूट जो होते हैं बाहर से तो बहुत पके हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, वो कच्चे रह जाते हैं। वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि ये इन पर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एक एग्जांपल मैंने और बताया आपको, जिब्रेलिन, जो कि क्या कहलाता है, जो कि फलों का जो है वो आकार बढ़ाने के लिए जो उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है पायरिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको कहा जाता है, विद्युत से लगी आग बुझाने के अंदर जो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फिर है ग्लीसरोल या ग्लीसरीन, इसका उपयोग पारदर्शी साबुन बनाने में, जूतों की पॉलिश बनाने में जो ग्लीसरोल या ग्लीसरीन का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाते हैं जो पारदर्शी साबुन होते हैं, जैसे पियर्स है, ठीक है, वो पारदर्शी होती है, कांच जैसी सी दिखती है, तो उसके अंदर ग्लीसरीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोटू गैस की, बहुत बार एग्जाम में आया, दम घोटू गैस कौन सी है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड मानी जाती है। वायु में सर्वाधिक प्रदूषण जो होता है वो इसी गैस के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ईंधन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब हिस्ट्री की क्लास में जो है हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें से बिजोलिया किसान आंदोलन जो हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है बेगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 से लेके 25 तक रहा था। बेगू ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजोलिया ठिकाने के पास ही स्थित था। बेगू ठिकाना देखो, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजोलिया ठिकाना जो था उसके पास ही स्थित था, और वर्तमान में कहाँ है बेगू, चित्तौड़गढ़ जिले में जो है वो स्थित है। यहाँ पर देखो 25 प्रकार की लाग बाग थी, इस वजह से बिजोलिया में कितनी थी, 84 लाग बाग थी। बेगू के किसान 1921 में मेनाल के भैरू कुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। बेगू किसान के लिए जो है वो 1921 में मेनाल के भैरू कुंड नामक स्थान पर जो है वो किसान एकत्रित हुए थे। पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेगू जाकर उस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी जो थे इस आंदोलन के क्या कहलाए, नेतृत्वकर्ता कहलाए। किन से आंदोलन के, बेगू किसान आंदोलन के। जून 1922 में बेगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच पथिक जी की मध्यस्थता में जो है समझौता किया गया। जून 1922 में बेगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच क्या हुआ, पथिक जी ने ही इनकी मध्यस्थता करके जो इनका समझौता कराया, और किसानों की सभी मांगे जो है वो मान ली गई। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को
बोल्शेविक समझौता की संज्ञा देते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जो है इस समझौते को क्या किया था, बोल्शेविक समझौता या बहुसंख्यक दबाव, यानी बहुत सारे लोगों के दबाव के कारण जो है समझौता हुआ था, तो इसकी संज्ञा दी थी इन्होंने और इसे मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर मुंशी अमृतलाल को बेगू का मुंशी राम जो है वो नियुक्त किया गया था। भ्रष्टाचार और दमन के लिए जो है मशहूर मुंशी अमृतलाल को बेगू किसान आंदोलन के अंदर क्या किया गया, उसको मुंशी राम जो है वो नियुक्त किया गया। इसके बाद मेवाड़ सरकार ने जो है किसानों की शिकायतों की जांच के लिए ट्रेंच आयोग, सेटलमेंट कमिश्नर का गठन किया। मेवाड़ सरकार ने क्या किया, किसानों की शिकायतों की जांच के लिए जो है एक ट्रेंच आयोग का गठन किया और 13 जून 1923 को बेगू पहुंचा, जहां किसानों ने इसका क्या कर दिया, वो तो किस लिए आए थे, वो इनकी शिकायतों की जांच के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया, जब बेगू पहुंचे तो किसानों ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ट्रेंच आयोग ने 4 मामूली लागतों को छोड़कर शेष सभी लागतों को क्या ठहराया, उचित ठहराया। जब ये लोग यहाँ पर आए, ट्रेंच आयोग वाले सेटलमेंट कमिश्नर जो थे यहाँ पर आए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो किसानों ने इनका बहिष्कार गए तो यहाँ पे जांच के लिए आए थे और इन्होंने क्या किया, सिर्फ 4 मामूली लागतों को छोड़कर बाकी सारी की सारी लागतें जो है उचित ठहराई और फिर से जो है वो ये लागतें लगा दी गई। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने गोविंदपुरा भीलवाड़ा में हो रही सभी किसानों पे क्या कर दी, गोलियां चलवा दी, जिससे रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो बेगू किसान आंदोलन के अंदर जो है वो गोलियां चलाई गई, तब कौन शहीद हो गए थे, रूपा जी और कृपा जी। 500 से अधिक किसान जो इसके अंदर गिरफ्तार कर लिए गए और 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह राजद्रोह का जो है इन पर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद राम नारायण चौधरी ने क्या किया, पुनः नेतृत्व संभाला। 20 मई 1925 तक किसानों की अधिकांश मांगे जो है वो मान ली गई और 34 लागतें समाप्ति कर दी गई। वह बेगू किसान आंदोलन भी इसके साथ ही समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी के किसानों को 25 प्रकार की लाख बाग जो है जागीरदारों को देनी पड़ती थी। अप्रैल 1922 में बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों के द्वारा जो है आंदोलन शुरू किया गया था। बरड़ क्षेत्र के किसान जो थे उनके द्वारा जो है वो बूंदी का आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। यहाँ आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन से थे, बरड़, डाबी, बरूधान और निमाना और इसके अलावा है गर्दड़ा। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जो क्या कहलाए, ये इसके आंदोलन के प्रमुख केंद्र कहलाए थे। फिर से देखो, बरड़, डाबी, बरूधान, निमाना व गर्दड़ा। इस आंदोलन के नेतृत्व करना कौन थे, पंडित नैनू राम शर्मा। इनका नाम कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बूंदी के कौन थे, बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता पंडित नैनू राम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों की डाबी नामक गांव में सभा हुई और इस सभा का पता चलने पर इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह व हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में वहां पर अंधाधुंध जो गोलियां चलाई गई, जिसे मंच पर गीत गाते हुए नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर जो है वो शहीद हो गए। ये 2 नाम जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, किसने गोली चलाई थी, इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह व हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में वहां पर क्या करी गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसे मंच पर गीत गाते हुए जो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो है वो शहीद हो गए। नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी नामक जो है वो गीत बनाया था। बूंदी आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया था तथा सभाओं की सुरक्षा के लिए हथियारबंद महिलाओं द्वारा की जाती थी। अब सुरक्षा जो की जाती थी ना, वो हथियारबंद, हथियार देकर जो महिलाओं को खड़ा किया जाता था, वो इस सभा की सुरक्षा करती थी। बूंदी में आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। ठीक है, एक तो पंडित नैनूराम शर्मा थे और दूसरे स्थानीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्वामी नित्यानंद। दोनों ही न से हैं। कुछ रियासतें देने के बाद जो 1923 तक जो आंदोलन जो गया समाप्त हो गया था। फिर देखो, निमुचना किसान आंदोलन है। 1923 से 24 में अलवर राज्य के महाराजा ने लगान की दरों पर 40% जो उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, दरें नहीं, वो नहीं बढ़ाई, लगा जैसे लागतें नहीं बढ़ाई, लेकिन वो जो लागतें लगा रखी थी उनके अंदर क्या किया, उनकी दरों को बढ़ा दिया, यानी कि पैसे उन्होंने बढ़ा दिए कि अब ये इतनी देनी पड़ेंगे। तो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, निमुचना गांव था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता माधो सिंह व गोविंद सिंह कर रहे थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, माधो सिंह व गोविंद सिंह। अन्य नेताओं में अमर सिंह व गंगा सिंह प्रमुख थे। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली में एक सभा की तथा पुकार नामक एक पुस्तिका में किसानों की समस्याओं को क्या किया, प्रकाशित किया। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली में एक सभा की तथा पुकार नामक पुस्तिका थी, जिसके अंदर क्या किया, किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया। 13 मई को भारी संख्या में किसान निमुचना गांव में एकत्रित हुए और राज्य की सेना ने
पूरे गांव को घेर लिया और कमांडर छाजू सिंह ने 14 मई 1925 को क्या है, किसानों की सभा पर गोली चलाने व गांव चलाने का आदेश दिया। ठीक है, सैन्य दल ने मशीन गनों से गांव पर गोलियां चलानी जो है शुरू कर दी और 50 व्यक्ति जिसमें मारे गए और 1600 क्या हुए, घायल हुए और 144 घर जो इन्होंने जला दिए थे। ठीक है, सबसे खतरनाक जो है वो आंदोलन हुआ था ये वाला। राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में 31 मई को इस घटना का ब्यौरा किया तथा राम नारायण चौधरी ने अपने लेख में निमुचना हत्याकांड जो है इसको कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा इस कांड को, जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स कहा और दोहरी डायर शाही कहा। डायर शाही इसलिए कहा क्योंकि ये जो छज्जू सिंह थे उनकी जो है वो तुलना जो है डायर शाही से की जाती है। डायर ही थे जिन्होंने क्या किया था, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके अंदर जो है गोली चलाने के आदेश इन्होंने ही दिए थे, डायर शाही ने। ठीक है, इसी वजह से जो छज्जू सिंह को भी डायर कहा जाता है राजस्थान का। फिर सीता देवी, निमुचना गांव के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने यहाँ महिलाओं का नेतृत्व किया था। कमांडर छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान में प्रजामंडल व स्वतंत्रता आंदोलन। तो राजस्थान में प्रजामंडल व स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।